बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियस एप्लीकेंट है इस्लामाबाद पुलिस के लिए। और हर शख्स जो इस वक्त सीरियसली इस केस को, इस जॉब हंटिंग के प्रोसेस को परसू कर रहा होगा, वो यकीनन इस तरह की कैफियत में होगा कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट फॉलो करेगा इस सारे प्रोसेस को, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, उसके बाद अब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तो पहला स्टेप होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना कि आया आप एजुकेशनली एलिजिबल हैं या नहीं, और आपने फ़ीस पे की है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस आपने पे की है या नहीं। और फिर उसके बाद जब आप पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद जो लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे वो एकेडमिक टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, और एकेडमिक टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा। तो आज हम इस अपनी वीडियो में बात करेंगे एकेडमिक टेस्ट के हवाले से। तो एकेडमिक टेस्ट या रिटन टेस्ट जिसको कह लें, तो इसका क्या सिलेबस हो सकता है वो हम पॉसिबल सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। एकेडमिक टेस्ट में आपका इंग्लिश होगा, इस्लामिक स्टडीज़ होगा, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, एवरीडे साइंस और जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें जो कांस्टेबल होगा, कांस्टेबल या आईएसआई वाले जो हैं वो उनका इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से हो सकते हैं टेस्ट, और इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसमें कुछ रूल्स एंड लॉज के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा एनालिटिकल, मैथमेटिकल, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो क्लरिकल पोस्ट में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें वो एमएस वर्ड के बारे में, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल के बारे में या बेसिक आईटी के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टेस्ट जो है वो आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, और सिर्फ शायद कांस्टेबल के लिए ये टेस्ट उर्दू में हो, बाकी तमाम पोस्ट के लिए जो ये या फिर जो नायब कासिर या जो छोटे स्केल्स हैं उनके लिए भी डेफिनेटली ये उर्दू में कंडक्ट किया जा सकता है। बट जो बीएससी लेवल है डेफिनेटली जो एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यूडीसी, एलडीसी, तो इनका पेपर जो है वो मोस्ट लाइकली इंग्लिश में ही होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर जो है वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव बेस होगा, लेकिन हो सकता है एएसआई और कांस्टेबल के लिए अगर उन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पोर्शन डालना हुआ इस टेस्ट के अंदर, तो आपको ऐसे लिखने के लिए भी आ सकता है। और ये आपका 100 से 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, एक मतलब डेढ़ घंटे का भी हो सकता है, और इसमें आपको 100 एमसीक्यूज या फिर 80 एमसीक्यूज और 20 मार्क्स या 10 मार्क्स का ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश पोर्शन में क्या कुछ आ सकता है। इंग्लिश में आपके पास बेसिक ग्रामर आ सकती है, जिसमें आप कंपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख सकते हैं, टेंसेस देख सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स आ सकते हैं। जिस तरह हायर का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या हो सकता है, तो वो रिक्रूट होता है। ठीक है, इस तरह से सिनोनिम, एंटोनिम आ सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ सकती है, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन आ सकता है, करेक्ट स्पेलिंग आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें उन्होंने ऐसे डाला तो वो राइट अ नोट ऑन टेररिज्म, या राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ एजुकेशन या रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, या फिर राइट अ नोट ऑन ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड पुलिस ऑफिसर। ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर्स में भी रिपीट हो चुके हैं। तो इंग्लिश के हवाले से आपने अगर तैयारी करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश की इस चैनल को विजिट करें। उनके बेसिक कोर्सेज भी चल रहे हैं, और आप अगर वहाँ इनरोल होना चाहें तो वहाँ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ इस जॉब हंटिंग में ओवरऑल आपको अपनी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें, अच्छा ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने तैयारी करनी कैसे है। लाजिम नहीं है कि आप एक बुक लें और उसको पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता कि आपका जो पेपर बनता है उसके मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है वो आपको हो सकता है इंग्लिश 20%, यानी कि और अगर 80 MCQs हैं तो 80 का जो 20% बनता है वो हो सकता है इंग्लिश हो, और अगर 100 है तो फिर आपके पास 20 MCQs इंग्लिश के होंगे। इसी तरह अगर इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो 15 से 10 क्वेश्चन, मोस्टली 10 क्वेश्चन जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ से होते हैं। इसी तरह पाक स्टडीज़ से, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, IQ या मैथ्स रेलिवेंट जो होते हैं, और जॉब रेलिवेंट क्वेश्चन। तो अब क्या है कि आपने हर जो पोर्शन है, हर जो आपको सब्जेक्ट बताया गया, इससे रेलिवेंट आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और अब उसमें भी फिर आपने, अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी आपने हर पोर्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस्लामियात में सारा जो फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात की बात करते हैं तो आप जो है वो कहें कि मैंने इस्लामिक कैलेंडर याद कर लिया, मुझे महीनों के, इस्लामी महीनों के नाम याद है कि पहले मुहर्रम है, फिर सफ़र है, फिर रबीउल अव्वल है या रबीउल सानी है। जिस तरह से भी आपने अगर ये याद कर लिया तो आपके बस इसमें से सवाल आएगा तो मेरा तो 1 नंबर पक्का हो गया। हो सकता है इसमें से सवाल आ ही ना, तो आपने जो है वो आपने इसकी जो है वो हर पोर्शन से आपने सवाल याद करने होंगे। ठीक है, तो अगर इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो आपको इस्लामिक कैलेंडर आना चाहिए, आपको गज़वात की तारीख याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक क्या कुछ हुआ, और जो अरकान इस्लाम है वो आपको पता होने चाहिए कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई थी, जहाद कब फ़र्ज़ हुआ था, और इसके अलावा फ़तह मक्का कब हुई,
और सुलह हुदैबिया हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली, आप सल्लम की पैदाइश कब हुई, और इससे रेलेवेंट जो जितने भी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आप इसमें आप एक अपने पास बनाएं, एक लिस्ट बनाएं और उसको एक तरतीब वाइज याद करें। और उसको याद रखने के लिए अगर आप कोई रखना चाहते हैं, कोई देसी टोटके जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह 1 से लेकर 10 हिजरी तक गालबन जितने भी गज़वात हुई उसका एक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे पोर्शन वाइज तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। मेरे अपनी डायरी में भी जब मैं इस सारे प्रोसेस से गुजरा रहा था, जॉब हंटिंग के प्रोसेस से, तो जिस तरह मैंने अपने नोट्स बनाए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम नेक्स्ट की लाइव सेशन रखेंगे और उसके अंदर हम इस सारे को डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप अपने खुद नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको किताब 1 या 10 किताबें खरीदने आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स आपने किस तरह से कहाँ से आपने किस पोर्शन से नॉलेज गैदर करना है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपने इस्लामिक कैलेंडर को याद रखना है, गज़वात को याद रखना है, जो हिजरी कैलेंडर होगा उसको याद रखना है कि कब कौन से गज़वा हुई और कौन सा अरकान इस्लाम का फ़र्ज हुआ, उसके क्या अहकामात आए, निसाब क्या है, उस मतलब जिस तरह ज़कात का निसाब है या किसी चीज़ की फर्जियत है तो उसके हवाले से उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसकी सुन्नतें क्या हैं, जिस तरह वज़ू की हो गए, नमाज के हो गए। और इसी तरह कुरान पाक का मौजू क्या है, कुरान पाक में जो कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं और कितनी सूरतें हैं, कितने सजदे हैं और मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ नाम हैं। जिस तरह सूरह फातिहा को क्या कहा जाता है और यौमुल कुरान किसे कहा जाता है, उरूसुल कुरान किसे कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ सूरतों के जो अलक़ाबात हैं वो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा अंबिया कराम के बारे में कौन से नबी पर कौन सा सहीफ़ा या कौन सी किताब नाजिल हुई और किस कौम के कौन से नबी थे, उनकी मतलब पैगंबर की कौम का नाम क्या था और उनको किस बात का अजाब हुआ या किस बात का इनाम मिला और उनके पास किस बात का मतलब क्या उनके पास मौजज़ा था। इसके अलावा खिलाफत राशिदा के बारे में और अशरा मुबशरा के नाम हो गए। और इसके अलावा अगर जिन सहाबा कराम को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा गया, जिस तरह और इस तरह अंबिया कराम को भी, जिस तरह रूहुल्लाह का लक़ब फ़रिश्तों में भी इस चीज़ का आपने याद रखना है। जैसे सफ़ीउल्लाह का लक़ब दिया गया, आदम सानी का लक़ब दिया गया और रूहुल बशर का गालबन लक़ब दिया गया और सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया। तो ये इस तरह से, या जिस तरह सिद्दीक़ अकबर का लक़ब दिया गया। तो ये अलक़ाबात और इन सब चीज़ों को यानी कि इस तरह से आपने ये मुख्तलिफ पोर्शन में आपको बता रहा हूँ आपने याद रखना। ये ना हो कि आप कि मैंने तो कुरान पाक की सूरतों को और इसके हवाले से मैंने सारी बातें याद कर ली लेकिन मेरे तो यहाँ सिर्फ 2 नंबर बने या 1 नंबर भी नहीं बना, हो सकता उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन ही ना आए। तो आपने ये सारे टॉपिक्स को आपने इस्लामियात के पोर्शन के अंदर 10 से 15 जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपने तमाम पोर्शंस को आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हज हो गया, जिस तरह हज के ऊपर पूछ सकते हैं इस्लाम क्या होता है, तलबिया क्या होती है, ठीक है, रमी क्या है, या हो सकता है वो ऑप्शन में बता देंगे शैतान को पत्थर मारने का अमल को डैश कहा जाता है। तो आपने हर इसको जो है टच करना है, ठीक है। आप कोई सी भी किताब ले लें मार्केट में जहाँ इन सब को अलग अलग उसके अंदर पोर्शन वाइज डिस्कस किया गया हो, तो आप वहाँ से अपने नोट्स बनाएं और एक तरतीब में बनाएं, ऐसे बनाएं कि जो आपके लिए याद करना आसान हो, ठीक है। हर बंदे का मेमोराइज़ करने का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। और आप अपने उसको हिंट्स रख के या एक क्या कहते हैं निशानियाँ रख के याद करें, ठीक है। तो निशानी रख के याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप ये तैयारी ना सिर्फ इस टेस्ट में आपको काम देगी बल्कि आगे भी बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी रिसेंटली इसके बाद इंशाल्लाह जल्दी FBR की कस्टम की जॉब्स आने वाली हैं, जिसमें आई थिंक 1282 सीटें आने वाली हैं सिपाही की। तो आप ये जो फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे आपको यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर काम आ जाएगा। और इंशाल्लाह इस साल ही हो सकता है IB में भी GD7 और GD11 की जॉब्स हैं। तो ये सारी तैयारी आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो ये था इस्लामिक स्टडीज़ इंग्लिश का, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह जनरल नॉलेज की अगर आप बात करें तो जनरल नॉलेज में आप ये ध्यान में रखें कि जनरल नॉलेज से मुराद ये होता है कि आप एक तरह से जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान और जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड आपको आना चाहिए और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जितनी भी हुई हैं और इसके अलावा कैपिटल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़ और करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, ये सब आपको आने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल खैबर पास लिंक्स विच 2 कंट्रीज़, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। खैबर पास जो कि हमारे पास KPK में है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लिंक करता है। इसी तरह कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा ज़खायर कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और इसी तरह का गंदम का सवाल भी पूछा जा सकता है। गैस के सबसे ज़्यादा ज़खायर कहाँ है, गालिबन रशिया में है। ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, गल्फ स्टेट से, अरब स्टेट से निकलता है, ठीक है। सबसे पहले ऑयल कहाँ से दरियाफ्त हुआ, गालिबन US से हुआ है या अरब से नहीं, आई थिंक US में ही हुआ है, US या फ्रांस वाली साइड पे। बहरहाल इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, न्यू जर्सी में है। काठमांडू किस कंट्री का कैपिटल है, नेपाल का है। ये पूछा जा सकता है कि नेपाल का कैपिटल क्या है, तो वो काठमांडू है। इसी तरह पेंसिलिन किसने डिस्कवर की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और गोबी डेजर्ट जो है वो कौन से 2 कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो एक्सटेंड होता है, चाइना और मंगोलिया। इसी तरह अगर पाकिस्तान के बारे में पूछ दिया जाएगा कौन सा डेजर्ट है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुश्तरक है, तो वो थर डेजर्ट है।
ये थर डेजर्ट जो है ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी इसका एक हिस्सा आता है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान में कितने डेजर्ट हैं, तो इसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। ये वो सवाल है जो मेरे पेपर्स में भी आ चुका है और मुझसे खास तौर पर इंटरव्यू में पूछा गया। इसका सही जवाब देने पे मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक तरह से सिलेक्शन या मुझे एक एडवांटेज मिला था। तो वो सवाल यही था, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में कितने डेजर्ट है, मैंने कहा 3, और उन्होंने कहा कौन कौन से, मैंने कहा थर और चौथे का नाम है खरासान या सॉरी नाम मैं भूल गया हूँ, बहरहाल इस तरह से खारान डेजर्ट, तीसरे का नाम है खारान डेजर्ट। तो खारान डेजर्ट, थर और थल। तो उन्होंने पूछा तो चोलिस्तान, मैंने कहा चोलिस्तान डेजर्ट नहीं है बल्कि वो डेजर्ट का हिस्सा है, वो इटसेल्फ डेजर्ट नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी है और उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और वो उनके डिपार्टमेंट ही इससे रेलिवेंट था। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होती है और आपको एक अच्छा जवाब जब दे दें तो दैट शोज़ कि यार यू आर डैम सीरियस अबाउट दिस जॉब, ठीक है। और आपने इंटरव्यू में यही साबित करना होता है कि मैं इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। अच्छा, तो जनरल नॉलेज की हम बात कर रहे थे, गोबी डेजर्ट चाइना और मंगोलिया के दरमियान है, मतलब दोनों में एक्सटेंड होता है। इसी तरह अच्छा स्पोर्ट्स के हवाले से भी पूछा जा सकता है। और जो रिसेंट यानी कि अभी फॉर एग्जांपल अगर इस महीने में आपका पेपर हो रहा है तो आप पिछले महीने से लेके जो 6 मंथ्स ऑनवर्ड यानी कि गुजरे हुए 6 मंथ्स का आप करंट अफेयर देख लें। कौन से मतलब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जिस तरह अगर कोई एयर शो हुआ है और पाक आर्मी की या पाकिस्तान नेवी मतलब आर्म फोर्सेस की जो मशक़ें हुई हैं उसके हवाले से देख लें। इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए हैं खेलों के अतबार से वो देख लें। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि वॉलीबॉल का नेट कितनी ऊंचाई का होता है या जो उसकी फील्ड एरिया होता है वो कितना होता है। और इसी तरह जिस तरह पूछ रहे हैं कि बेसबॉल में कितनी इनिंग्स होती हैं हर टीम के लिए, तो वो 9 इनिंग्स होती है। बेसबॉल क्योंकि हम खेलते ही नहीं हैं, हमें इसका इतना आइडिया भी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, पाकिस्तान का भी पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान का तो दरिया सिंध है, इंडस रिवर जिसे कहते हैं, और इंडिया का जो वो जिसे वो गंगा दरिया कहते हैं जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड्स का साल्टेस्ट रिवर कौन सा है, रेड सी है। इसी तरह और जो लीस्ट साल्टेस्ट है वो बाल्टिक सी है। हाइट ऑफ K2 क्या है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कौन सी है, ये पूछा जा सकता है कि ये हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, किस मुल्क में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है वो आपके जनरल नॉलेज में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके एक और हिस्से की बात करें तो वो है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में आप आसान तरीका तो ये है, वो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपने अपने नोट्स बनाने और एक तरतीब से बनाने। 1857 से लेके अब तक या 1857 से लेके पाकिस्तान बनने तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आप उनको एक तरतीब वाइज लिख कर याद कर लें, ठीक है। 1857 में क्या हुआ था, जंग आज़ादी हुई थी। उस टाइम पे जो लीडर थे वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में भी आप 5 से 10 MCQs बन सकते हैं, जिस तरह कि वो कब पैदा हुए, कब वफात हुई, कहाँ उनकी वफात हुई, कहाँ उनकी कब्र है, और उनके अहम काम क्या थे, या उन्होंने जो संग बुनियाद रखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो कब रखा, स्कूल का अलीगढ़ पहले स्कूल था, कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी बनी, और उसके जो भी मराइल हुए इस तरह से आप उनके बारे में। तो जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं एक तरह से, ठीक है। इसी तरह मतलब सर सैयद अहमद खान हो गए, कायद आज़म हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, या और बड़े लीडर जो गुजरे हैं, तो उन सब के आपने एक थोड़ी सी हिस्ट्री आपने याद रखी। इस तरह कायद आज़म के बारे में, इवन के कायद आज़म की हाइट के बारे में भी मेरे किसी पेपर में सवाल आया था। ये भी पूछा गया था कि उन्होंने LLB की डिग्री कब की थी। आई थिंक 17 साल की उम्र में उन्होंने LLB किया था, और कब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ उन्होंने कब किया। तो इस हवाले से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और 4 गवर्नर जनरल आई थिंक गुजरे हैं, तो वो उनकी तरतीब 1st, 2nd, 3rd, 4th तक, और फिर वही पहले प्रेसिडेंट कौन थे। इस तरह के सवाल जो है ये सब कुछ। और अगर रिसेंट टर्म्स में बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हुए हैं, ज़रब अज़ब कब हुआ, और बहुत सारे जो भी ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में, जो कब स्टार्ट हुए थे, उनके अमूमन इस तरह के सवाल आ जाते हैं। स्पेशली ये इस तरह के सवाल जो मैं बता रहा हूँ ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहरहाल अच्छा, नेक्स्ट एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में आपसे पूछा जा सकता है कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के हवाले से, ठीक है, कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसानी जिस्म में कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं इसके हस्तियों के, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के हवाले से आ सकता है कि Ga स्टैंड्स फॉर, Ga किस एलिमेंट का सिंबल है, तो वो गैलियम का है। इसी तरह Na किसका है, सोडियम का है। और नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन है, तो ह्यूमन बॉडी में, तो वो नेफ्रॉन जो है वो किडनी से रेलिवेंट एक मतलब फंक्शनल ऑर्गन है, ठीक है। तो दरख्त से एक फ्लूइड निकलता है जिससे रबड़ बनाई जाती है, उसको लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। ये मलेशिया में पाई जाती हैं ज़्यादातर। इसी तरह मुख्तलिफ स्टडीज़, जिस तरह हेमाटोलॉजी की कौन सी स्टडी होती है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्टडीज़ के नाम है, फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजी भी आ सकता है, जियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ को या स्टडी ऑफ रॉक्स को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा विच इज़ द ओनली मेमल विद द पावर ऑफ एक्टिव फ्लाइट। कौन सा एनिमल, ऐसा एनिमल जो कि मेमल, जिस तरह 5 किंगडम है इसके भी मेमल और वो
रेप्टाइल और इस तरह से। तो मैमल में कौन सा एक ऐसा जानवर है कि जो उड़ भी सकता है, तो वो बैट चमगादड़ में है, ठीक है। इसी तरह कौन से बादल हैं जो बारिश बरसाते हैं, तो बादलों की भी आई थिंक 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो जिसमें सिट्रस, साइरस और निम्बस और कुछ और इस तरह से है। तो निम्बस क्लाउड्स जो हैं वो रेन बरसाती हैं। और इसके अलावा ओजोन लेयर के बारे में देख लीजिएगा, रेनबो के प्राइमरी कलर्स देख लें, सोलर सिस्टम को स्टडी कर लें, कौन सा प्लैनेट ज़मीन के करीब तरीन है, कौन सा प्लैनेट जो है वो दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है, लाइटेस्ट है, हैवी है और बहुत ज़्यादा गर्म है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा मरकरी पाया जाता है। तो आपने सोलर सिस्टम के बारे में भी 7 से 8 या 10 मैक्सिमम इसके क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आपने वो सब देख लेने एक नज़र। इसी तरह कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस हो गया, मतलब नियर साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, फार साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, और विटामिन के बारे में कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, और किस सब्ज़ी में या फल में कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है वो एवरीडे साइंस में आते हैं। इसके अलावा अगर तो आप LDC UDC का टेस्ट दे रहे हैं तो जॉब रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके मोस्टली MS Word, MS Excel और पावर पॉइंट के वाले से आएंगे, जिसमें आपकी शॉर्ट कीज़ होती हैं, ठीक है। और Excel के आपके पास फार्मूले होंगे, और इसी तरह पावर पॉइंट में भी आपके पास दोनों चीज़ें आ सकती हैं, या उसके अंदर उसके मेन्यू बार में या टैब बार के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से ऑप्शन किस वाले टैब में होती है, ठीक है। और अगर आप और कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जनरल बेसिक IT के हवाले से आ सकता है कि जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, और WW से क्या बनता है, या इन चीज़ों के मुखफ़फ़, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। लास्ट आपके पास IQ से रेलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो उसमें आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आपके पास सेट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब जो 9-10 का सिलेबस है, ठीक है, 9-10 के सिलेबस से रेलेवेंट ही ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन अमूमन, चाहे आप बेशक ASI का भी दे रहे हैं या इवन FPSC की जो 17 स्केल के भी होते हैं, तो वो मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको आगे जब हम इसको पोर्शन वाइज भी करेंगे टेस्ट, और उसको सॉल्व करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर हम स्क्रीन पे देखें बेसिक अरिथमेटिक के बारे में, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये सवाल मैंने पिछले पेपर्स में से लिए हैं। तो 0 इज़ अ डैश नंबर, तो 0 जो है वो क्या है, सबसे पहले तो ये रियल नंबर है, और अगर रियल नंबर का ऑप्शन ना हो तो फिर वो क्या है, वो होल नंबर है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और ये दोनों नंबर्स किस में आते हैं, ये रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये 0 जो है वो क्या है, रियल नंबर और होल नंबर है। इसी तरह एक होती है एनालॉजी, जिसमें आपने मैच करना होता है कि अगर जनवरी जो है वो विंटर, जनवरी इज टू विंटर, ठीक है, जनवरी को विंटर से क्या कहते हैं रिलेट किया जा रहा है, तो फिर किस चीज़ को किससे रिलेट किया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जून को आप किससे रिलेट करेंगे, समर से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपसे परसेंटेज से रिलेवेंट सवाल आ सकता है कि अ मैन सोल्ड हिज मोटरसाइकिल फॉर ₹24,000 एंड अर्न 20% प्रॉफिट, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। एक शख्स ने 24,000 की मोटरसाइकिल बेची और उसने 20% प्रॉफिट कमाया, तो आप बताएं कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी। तो आपने क्या करना है, 24,000 का 20% निकालना है, वो उसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को आपने जो जिस सेल प्राइस है यानी कि 24,000, उसमें से आपने इसको माइनस किया। जब आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसकी ओरिजिनल प्राइस आएगी, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस की क्या बनती है, 20,000 बनती है। इसी तरह वो कहता है कि 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 50, फाइंड द नंबर। अब थोड़ा बहुत इसमें आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट को समझकर एक इक्वेशन बनानी होती है। अगर आप इक्वेशन सही बना रहे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। 60% ऑफ अ नंबर, ठीक है, 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर क्या है, 60% ऑफ अ नंबर को हम सपोज करेंगे x, ठीक है। तो 60% ऑफ नंबर मतलब हुआ 60% x। तो परसेंट को आपने जब आपने ख़त्म करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x जो है आपके पास आ जाएगा, और इसमें से आपने क्या करना है, माइनस करना है 40 को। तो इसको आप 40 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 एंड देन माइनस 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x माइनस 40, ठीक है। और फिर ये इक्वल किसके आ रहा है, 50 के, तो इक्वल्स टू 50 लिखेंगे। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का आपने टैबलेट फॉर्म में कर दिया। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 दूसरी तरफ जाएगा, 50 के साथ ऐड होगा तो 90 बन जाएगा। और इस तरफ आपने 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स लिखा था, तो एक 100 का एक जीरो, 60 के एक जीरो को काट देगा, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 10 बन जाएगा। 10 दूसरी तरफ जाकर 90 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6x इंटू 900 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 6 के, और जब आप इसको 900 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास बनता है 150। तो आपके पास जो फाइंड द नंबर था वो क्या है, 150। ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। इसी तरह बहुत आसान सवाल भी आ जाते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 आर 90, कि 120 का कितना परसेंट ले तो आंसर आपके पास 90 आएगा। तो आप इसको जिस तरह होता है ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 75%। इसी तरह आपने
HCF या LCM पूछा जा सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। तो 26 और 19 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF मालूम करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। और फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45। 5 और 45 का आपने प्रोपोर्शन मालूम करना है, यानी कि रेशो मालूम करनी है। तो दरमियान जो रेशो बनती है वो 1:3 बनती है, तो ये आपके पास 15 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और विच वन ऑफ द 5 इज लीस्ट लाइक द अदर 4। अच्छा, एक सवाल ये भी आ सकता है कि बाकियों से कौन सी एक ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ है। तो उसमें अब जिस तरह यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए बॉटल, कप, टब, फनल और बाउल। तो अब आप देखें बॉटल, कप, टब और बाउल जो है, इन सब के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि इन सब का जो पेंदा होता है, जो इनके बॉटम में होती है, वो क्या होती है, वो राउंड शेप में होगी, ठीक है। बॉटल का भी, कप का भी, टब का भी और बाउल का भी। लेकिन क्वेश्चन आपके IQ वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये था आपके इस सारे टेस्ट के हवाले से सिलेबस और एक ओवरव्यू कि आपने टेस्ट की तैयारी क्या करनी है। तो एक जो मैं अब आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा या अब आपको आगे क्या करना चाहिए इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा उनको लाइक फाइक बच्चे नहीं चाहिए। इसमें उनको ऐसे बंदे नहीं चाहिए कि यार जो 900 मुझे मार्क्स किए हैं, जिन्होंने कोरोना के टाइम के जो है ना वो 1100 में से 1098 नंबर लिए हुए। इसमें उनको वो बंदे चाहिए जो फील्ड में एक्चुअली काम कर सकते हैं, ठीक है। इनको इसमें ऐसे बंदे चाहिए जो फिजिकली स्ट्रांग हो, जो घर पे बैठ के PUBG ना खेलते हो, बल्कि उनको वाकई जो है ना वो फिजिकल स्पोर्ट्स करते हो, जो हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट, खैर क्रिकेट में तो इतनी एफर्ट नहीं लगती बाहर, यानी कि जो एथलीट्स टाइप लोग हों, ठीक है, और मेंटली साउंड हों। तो ऐसे लोग उनको चाहिए। अब आपको इसके लिए आगे करना क्या चाहिए? आप अब अगर चले अभी तक आप अगर ऐसे नहीं है, इतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो अब आपको आगे क्या अगले 1 से 2 या 3 इस साल में अगर आपको जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए और यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, तो आपने जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, आपने ये वाली स्कीम लाजमी फॉलो करनी है। आप सुबह फजर पे उठें, नमाज़ पढ़ें, अच्छे दिन का आगाज़ करें, क्योंकि फजर की जो नमाज़ है वो रिस्क में खुशहादगी और घर में खुशहाली लेकर आती है। और फजर की नमाज़ के बाद आप जॉगिंग करें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, और ये जो आपने करना है 2.4 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है। आप रोज़ाना रनिंग करें, इसमें कोई नागा ना करें आप, ताकि आपका डेली जो स्टेमिना इंप्रूव हो। इसी तरह जब आप एक हफ़्ता कर लें और आपका ये पाँव के दर्द शायद एक नॉर्मल उस पर आ जाएँ, तो फिर आपने दिन में 2 दफ़ा करना है। एक आप सुबह फजर के बाद करें और एक आप शाम को असर से मगरिब के दौरान प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये याद रखें वो दिन एक ही होगा। आपने हो सकता है देखें आप भागेंगे सुबह या असर के बाद, इन दोनों टाइमों पे होती है गर्मी कम, लेकिन जब वहाँ पे हो सकता है आपकी दौड़ का वक्त आ जाए 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और शदीद गर्मी में आपने 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अभी से तैयारी करें। अगर 2.4 किलोमीटर है तो आप कहेंगे मैं 3 किलोमीटर का स्टैंड अप बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक तो ये वॉक करनी है। इसके अलावा जो मैंने भी आपको सारा क्वेश्चन बताया, इससे रिलेवेंट आप रोजाना के 10 से 20 MCQs सर्च आउट करें, खुद से सर्च आउट करें। एक दिन आप रखें कि आज मैंने जो है वो कुरान से रिलेवेंट सारे क्वेश्चन करें, दूसरे दिन आप जो है कि मैंने मलाइका के यानी फरिश्तों के हवाले से करने हैं। इसी तरह आप कहें कि आज मैंने 10 क्वेश्चन जो है वो प्रेपोजिशन के हवाले से, ग्रामर के हवाले से करने हैं। बेसिक मैथ्स में अगर बात करें, आज मैंने LCM के, HCF के क्वेश्चन करने हैं, आज मैंने परसेंटेज के करने हैं, आज मैंने प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आज मैंने फैक्टराइजेशन के करने हैं क्वेश्चन, इसमें फार्मूले के भी आज, सॉरी मैं फैक्टराइजेशन का इसमें नहीं बताया, इसमें A+B² का फार्मूला या इस तरह फार्मूले से जो आपके पास x की वैल्यू निकलती है उस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह एक आध दिन आप रखें पाकिस्तान स्टडीज़ का, जब आपने बताना है कि 1857 से 1947 के दरमियान जो मेजर इवेंट हुए आप उनको रखें, फिर 1947 से लेके 2020 तक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए आप उसके बारे में लिखें। इस तरह इसमें ये बहुत अच्छी बात पूछी जा सकती है, मैं बताना भूल गया, करंट अफेयर्स के अतबार से कि इस वक्त आर्मी चीफ कौन है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है। खैर ये तो एक जनरल बात सबको पता ही होता है, लेकिन मिनिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, या इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है, आर्म फोर्सेज में नेवी के नेवल चीफ कौन है, ठीक है, या इसके अलावा PCB का चेयरमैन कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और अक्सर ये सवाल आ जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बता दें, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, ठीक है। तो आपने ये सारे पोर्शंस याद रखने। आप किसी वेबसाइट से करते हैं तो वहाँ से आप तैयारी कर लें इसी पैटर्न के ऊपर। अगर आप बुक फॉलो करते हैं तो आप बुक को फॉलो कर लें। तो ये 2 काम करने। और तीसरा, अगर आप, मेरा तो इस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो आप जो भी आप अपने किसी भी बड़े से जो भी आप एक समझते हैं कोई एक अच्छा कोई वजीफ़ा जो आपको बताए, जिस पे आपका दिल मुतमईन हो, आप वो भी साथ ज़रूर जारी रखें, क्योंकि इन वज़ाइफ का भी जो है वो अफेक्ट होता है और अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है। बेसिकली ये आपको ना उस नेचुरली आपको उस इन्वायरमेंट में ढालने में मदद करते हैं जो इन्वायरमेंट आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम अगर आप पढ़ते हैं, एक बड़ा ये सॉफ्ट सा वजीफ़ा है, ठीक है। चलते फिरते पढ़ते हैं, या फिर या अल्लाह हो, या फतह हो, या करीम पढ़े, आप रनिंग कर रहे हैं या इस टेस्ट में कामयाबी के अतबार से। सूरह वज़ुहा की
बददुआ वाले लीला सजा, इस सूरत की बहुत ज़्यादा मतलब कामयाबी के अतबार से बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है। तो आप इसका वेद करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें। तो ये तीनों चारों चीज़ें जब आपकी मिलेंगी ना, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, फिज़िकली आप इसकी तैयारी, अगर आप मेंटली तैयारी, जब आप इसकी एकेडमिक तैयारी करेंगे और साथ में आप जब स्पिरिचुअली भी खुद को इस सांचे में ढालेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप ज़रूर कामयाब होंगे। और फिर वंस अगेन आपको बताता चलूँ कि इस साल में इस जल्दी शायद इस संडे को या आगे किसी कमिंग वीक्स के अंदर FBR के कस्टम्स की जो सिपाही की सीट्स हैं वो भी अनाउंस होने वाली हैं। और इसी साल में GD11 GD7 की भी सीटें आएंगी, यानी कि जो IB में जो होते हैं GD7 और GD11, ठीक है। तो ये तैयारी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, आप इस साल को कीमती बनाएं और इंशाल्लाह उम्मीद रखें अल्लाह पर, भरोसा रखें अल्लाह पर और यकीन करें अपनी कोशिश पर, ठीक है। इस जुमले पे गौर कीजिएगा कि आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है और यकीन तो अल्लाह पे है ही है, सब करते हैं और सबका यकीन अल्लाह पे ही है, लेकिन इस जुमले पे गौर कीजिएगा, यकीन आपने अपनी मेहनत पे करना है, ठीक है। ये कहने का मकसद ये है कि आप ये ना ढूंढने के सिफारिश होती है तो हो जाता है, वरना नहीं होता। जो जिस तरह से चाहता है उसको अल्लाह उसी तरह से देता है, ठीक है। तो अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।